पता नहीं थी। तो आगे चलते हैं, आज के आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज के हमारे आर्टिस्ट है, वो बहुत ही जीनियस थे। इस तरह की हस्ती थे कि इस वर्ल्ड में भी इस तरह के हस्ती का जन्म होना मुश्किल है, और वो ऐसी हस्ती हमारे देश में जन्मी है, इसका हमें प्राउड है। तो उनका जन्म हुआ कर्नाटक के मैसूर जिले के मैसूर जिले के रासीपुरम गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी जो थे वो स्कूल में हेडमास्टर थे, और उनकी माताजी थी वो वैसे तो हाउसवाइफ ही थी, घरेलू महिला थी, लेकिन वो टेनिस और शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। तो मैसूर की महारानी थी, वो उनको ये खेल खेलने के लिए उनको अपने महल में इनवाइट किया करती थी, और बहुत ही हंसमुख किस्म की उनकी माताजी थी। तो इस तरह के माता पिता के घर उनका जन्म हुआ, और उनके पिताजी हेडमास्टर थे और पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उनके घर पे बहुत सारे बुक्स उनके रूम में, उनके पिताजी के रूम में रखे रहते थे। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये आर के लक्ष्मण की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हो गए हमारे देश के। तो वो जब छोटे थे तब बहुत ही नॉटी किस्म के, बहुत ही मस्तीखोर बच्चे थे। जब उनका क्या था कि उनका फैमिली बड़ा था, बहुत भाई बहन ज्यादा थे, तो उनमें वो सबसे छोटे थे। तो उनका स्कूल में एडमिशन लेने का टाइम हो गया, फिर भी घर में किसी को वो समझ नहीं आया कि अब इसको स्कूल में भी रखने का टाइम हो गया है, उनकी एज ऐसे हो गई तो भी। इसके लिए वो बहुत ही शैतानियां करने लगे थे घर पे। तो उनके घर पे एक बार एक गेस्ट आए, उनके कोई रिलेशन में चाचा जी थे, वो आए। तो उन्होंने देखा कि इसको तो अभी स्कूल में नहीं रखा है, तो वो पकड़कर उनको स्कूल में ले गए, स्कूल में दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो स्कूल में वो एक दिन तो वो महा मुसीबत बैठे, बहुत रोए, भागकर घर आ गए, और दूसरे दिन स्कूल ही नहीं गए। उसके कुछ समय पश्चात, वो बाद में तो स्कूल नहीं गए, उसके कुछ समय पश्चात उसके उनके बड़े भाई थे आर के नारायण, जो भी बहुत भी बड़े अंग्रेजी के राइटर थे। तो उनके बड़े भाई थे जो उनसे 15 साल बड़े थे। तो उनके उनका एक फ्रेंड आया उनके घर पे, उनका दोस्त आया। तो इस बार उन्होंने ये ट्राई किया कि उनको पकड़ के स्कूल में एडमिशन करा दिया, और स्कूल में लेके गए। अभी भी उनको स्कूल में अच्छा तो नहीं लग रहा था, कि स्कूल में उनको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनको समझ में आ गया था कि अब कोई चारा नहीं है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो और वो जब छोटे थे तभी से उनके अंदर जो कला के संस्कार पड़े थे वो दिखते थे। जैसे कि वो 4 6 साल के थे तब चाक से नीचे जमीन पे वो जो भी मन में आता था, थोड़ा बहुत छोटे बच्चे को जैसे मन में आता है कि कोई बर्ड बना दिया, ट्री बना, ऐसा वो बनाते थे जब वो बहुत छोटे थे तब। तो वो इंटरेस्ट उनका जन्म जा पहले से। फिर क्या हुआ कि वो स्कूल इस तरह से जाने लगे, और घर में वो सबसे छोटे थे, तो उनके पिताजी के रूम में जो बुक्स रखे रहते थे, तो वो किसी को भी छूने की मनाही थी, कोई उसको टच नहीं कर सकता था। लेकिन ये सबसे छोटे थे, तो किसी भी तरह से अपने पिताजी के रूम में पहुंच जाते थे, और बुक्स सारे देखा करते थे। तो उनमें से कोई बुक में कार्टून चित्र हो, तो वहां पे ही उनका ध्यान जाता था, और वो कार्टून चित्र वो देखते रहते थे। तो देखिए, वो अंदर से पहले से उनके माइंड में बचपन से ही ये चीज थी। तो इस तरह से वो बड़े होते गए। वहां पे उनकी बच्चों की, उनके दोस्तों की, उनकी टीम टीम भी थी, क्रिकेट टीम एक बार बनाई थी, बहुत मस्ती धमाल और अच्छे से उनका वहां पे लाइफ बीत रहा था। तो उनके जो बड़े भाई थे आर के नारायण, वो अच्छे राइटर थे, तो वो क्या करते थे कि उनकी ये शैतानियों वाली बातें भी लिख लिख कर बहुत लिखा करते थे, और उसकी स्टोरी बनाते थे। और ये स्टोरीज छपती भी थी मद्रास में, एक स्टोरी को तो इनाम भी मिला था। इस तरह से वो भी बहुत ही अच्छे राइटर थे। तो इस तरह से करते करते वो हाई स्कूल तक पहुंचे। तो हाई स्कूल में वहाँ की महाराजा हाई स्कूल में पढ़ते थे, मैसूर की। तो वहाँ वो क्या करते थे कि देर से जाते थे स्कूल, धीरे से करके देर से जाते थे, और लास्ट में बैठते थे। लास्ट बेंच पर बैठ के वो क्या करते थे, कार्टून निकाला करते थे, ड्राइंग किया करते थे।
तो कभी-कभी टीचर्स को ये मालूम भी पड़ जाता था, छुप-छुप कर वो करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे और ड्राइंग निकाला करते थे। तो कभी-कभी टीचर्स को मालूम भी पड़ जाता था और मार भी उनको खानी पड़ती थी। तो इस तरह से उनका ये बचपन बीता। फिर कॉलेज में जाने का हुआ तो इंटर उन्होंने जैसे-तैसे करके कर लिया और बाद में उनकी माताजी की इच्छा थी कि वो पिताजी तो इस दौरान गुज़र गए थे और माताजी की इच्छा थी कि वो कॉलेज करें, इसके लिए उन्होंने कॉलेज जॉइन किया। बाकी उनकी इच्छा आर्ट में ही पढ़ाई करने की थी। जब वो कॉलेज में थे, तब उनकी कन्नड़ लैंग्वेज में वो एक बार फेल हो गए। फेल हो गए, बाद में रोने लगे। रोने लगे तो उनके बड़े भैया ने उनको समझाते हुए क्या कहा, सब उनको समझाने लगे और बड़े भैया आर के नारायण थे, उन्होंने उनको समझाते हुए क्या कहा कि, "क्या तू तो ठीक है ना कि अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में फेल हुआ है। मैं तो अंग्रेजी में फेल हुआ था और अब देखो मैं अंग्रेजी का ही राइटर हूँ, अंग्रेजी के राइटर के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं देखो।" तो फिर उन्होंने क्या बात क्या थी कि वो फेल हुए उसके लिए वो नहीं रो रहे थे। तो भैया को क्या हुआ कि वो फेल हुए इसके लिए रो रहे। लेकिन वो उसके लिए नहीं रो रहे थे, वो इसके लिए रो रहे थे कि उनका एक खास फ्रेंड था एचके, अब उसके साथ उनके पढ़ने को नहीं मिलेगा, इस वजह से वो रो रहे थे। तो इस तरह से था, बाद में उन्होंने आर्ट कॉलेज के लिए सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे की जो फेमस है आर्ट स्कूल है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लेने का सोचा कि चलो मैं अभी इसमें ही पढ़ाई आगे करता हूँ, ये करके। तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स गए, तो वहाँ पे उनको एडमिशन नहीं दिया गया। उनको ऐसे बोला गया कि आप तो ये पढ़ाई के लिए काबिल नहीं हो, तो उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया गया और वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन आगे चल के क्या हुआ था, इसी स्कूल वालों ने, सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स वालों ने उनके कॉलेज के समारोह में सभी स्टूडेंट्स को सब देने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए जो वार्षिक समारोह होता है, उसमें चीफ गेस्ट के तरीके से उस जगह पे उनको ही बुलाया। सर आर के लक्ष्मण को ही उन्होंने बुलाया था। तो वो गए भी थे। और इस तरह से उनको तो बाद में तो बहुत काम किया, बहुत अवार्ड मिले, पढ़ाई भी की, ये ड्राइंग के सब्जेक्ट में ही कार्टून वो सब बहुत उन्होंने बनाए। तो और बहुत सारे उनको अवार्ड देश-विदेश में बहुत ही वो फेमस हुए। और उन्होंने बहुत सारे अखबारों में भी एज़ अ कार्टूनिस्ट काम किया। बहुत अच्छे-अच्छे उस टाइम के जो स्वराज वगैरह अखबार थे, हिंदू और बहुत सारे इस तरह के अखबार थे, उन्होंने में उ उसमें उन्होंने काम भी किया, बहुत उन्होंने मेहनत की और कई अखबारों ने तो उनको ऐसे ही बोल दिया कि नहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है, कई किसी ने ऐसा बोला कि क्या आप कार्टूनिस्ट क्यों बनना चाहते हो और कोई नौकरी कर लो। इस तरह से चलता गया, ऐसे करके 1-2 अखबार में क्या हुआ कि उनको अपनी तरीके से काम करने की फ्रीडम नहीं थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जॉब छोड़ भी दी थी। इस तरह से करते-करते वो पहुँचे टाइम्स ऑफ इंडिया तक। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनको नौकरी मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया में वो वीकली में जो कार्टून बनाते थे, वो राजनैतिक कार्टून नहीं थे। तो उनको क्या हुआ कि मेरी जो राजनैतिक कार्टून बनाने की जो शक्ति है, वो तो कुंठित हो जाएगी। तो वो जाके संपादक से मिले और उनको बोला कि मुझे राजनीतिक कार्टून बनाने की फ्रीडम दीजिए। तो संपादक ने बोला कि तुम अभी इस तरह राजनीतिक कार्टून बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। तो उन्होंने बोला भई मुझे सर मौका तो दीजिए। तब उन्होंने संपादक ने क्या बोला कि ठीक है, आप तुम मुझे रोज़ एक राजनीतिक कार्टून बना के दो। तो उन्होंने कई महीनों तक राजनीतिक कार्टून राजनीति के विषय पे कार्टून रोज़ कई महीनों तक बना के संपादक को दिए। वो सारे कार्टून छपते भी नहीं थे, लेकिन वो देते रहते थे। एक दिन संपादक का उन पर फ़ोन आया कि मुझे तत्काल अभी का अभी एक राजनीतिक कार्टून बना के दो। तो उन्होंने फटाक से बना के दिया भी और वो उनके टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे छपा। और तब से लेके 50 सालों तक टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे उनका कार्टून हमेशा छपता रहा और उनके व्यंग और कटाक्ष बहुत तीखे और मस्त होते थे और उनका कार्टून देखना सबको बहुत अच्छा लगता था। लोग सुबह न्यूज़पेपर आता तो पहले उनका ही कार्टून देखते थे और देश-विदेश में वो बहुत ही फेमस थे। एक बार उन्होंने एक कोई मैगज़ीन में वो देखते थे कार्टून, उस नीचे वो कार्टून्स उनको बहुत अच्छे लगते थे और उसमें लिखा रहता था काऊ। तो उनको ऐसा होता था कि ये क्या है काऊ? लेकिन उसके कई बरसों बाद उनको मालूम पड़ा कि वो काऊ नहीं था, लाव था।
सर डेविड लॉ, लंदन के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। सर डेविड लॉ, उनके वो कार्टून थे, वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। पहले से ही वो उनके फैन थे। बहुत सारे हमारे देश के लोग, बहुत सारे कार्टूनिस्ट, यंग जनरेशन उनकी फैन थी और वो सर डेविड लॉ के फैन थे। और उनको पहले से मन में इच्छा थी कि उनसे कभी मुलाकात हो, और वो उनको उनको उनके साथ उनकी मुलाकात हुई भी थी। एक बार वो टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस गए, अपने ऑफिस, और अपने ऑफिस में उनको बैठे हुए पाया। तो उन्होंने एकदम से उसको उनको अचरज हुआ कि सर डेविड लॉ आप यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे आर के लक्ष्मण से मिलना है। तो बोले कि मैं ही हूँ आर के लक्ष्मण। इस तरह से उनकी सर डेविड लॉ से मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने बहुत सबके वो जो बड़े लोग होते हैं, यूरोप के जो बड़े बड़े लोग थे, उनके मैनिएचर भी बनाए। तो उनके कार्टून वाले जो फेस पूरे होते, वो मैनिएचर भी उन्होंने बनाए थे और वहां गए थे और ऐसे ऐसे लोगों से मिले थे जिनको वहां के आम आदमी, कोई यूरोप के नहीं मिल सकते, ऐसे लोगों को वो मिले और उनके साथ बैठे उठे और उनके मैनेजर बनाए। और उनकी एक बहुत बड़ी जो देन है वो है कॉमन मैन, आम आदमी की जो उन्होंने स्केच बनाई। वो क्यों बनाई? क्योंकि वो सोचते थे कि देश के सारी जो आम जनता है उनका प्रतिनिधित्व करे, ऐसा कोई कैरेक्टर उनको किरदार उनको चाहिए था। तो हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी जाति के लोग, बहुत ही विविधताएं करते हैं। तो वो सोच रहे थे कि किस तरह का कार्टून, किस तरह का किरदार। तब वो जो हम लोग जो देखते हैं, आज सुबह मैंने आप सबको होमवर्क में भी जो दिया कार्टून, वही है उनका आम आदमी, कॉमन मैन। और वो इतना फेमस हुआ, इतना लोगों को वो अच्छा लगा कि लोगों को वो बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने इसीलिए बागले की दुनिया नाम की सीरियल बनाई थी, जिसमें आम आदमी के जो जो भी परेशानियां होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इस कैरेक्टर के द्वारा उसमें दिखाए गए। और आम आदमी इस तरह का ही कैरेक्टर है कि वो देखता है सब कुछ, हर तरह का जो देश में हो रहा है वो देखता रहता है। सबको ऐसे लगता है कि ये कुछ बोलेगा, लेकिन वो कभी बोलता नहीं है। इस तरह का उनकी ये बहुत बड़ी देन है। और इसकी पूना के सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट में उसकी आम आदमी, कॉमन मैन की स्टैच्यू बनाई गई है। ऐसा विश्व में शायद पहली बार है कि इस तरह का कार्टून किरदार है जो इतना लोगों को पसंद है कि उसकी स्टैच्यू बनाई गई है। तो इस तरह से सर आर के लक्ष्मण बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जिए। बहुत लोगों को हमेशा वो लोगों के बीच फेमस ही रहे हमेशा। वो अच्छे ही इस तरह से, और बहुत सारे इतने काम करते रहे, इतने फेमस रहे, फिर भी वो बहुत ही नम्र रहे हमेशा। उनकी नम्रता उल्टी बढ़ती गई। इस तरह के वो व्यक्ति थे और 90 इयर्स तक वो जिए। बाद में उनकी डेथ हो गई और पूना में ही। और पूना में उनको बहुत अच्छा लगा जब टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुए, उसके बाद वो पूना में जाके बसे थे। और उन्होंने सोच लिया था कि मैं मेरी लाइफ का लास्ट दिन तक मैं यहीं पे रहूंगा, पूना में ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगा। और उसी तरह से वो पुणे में ही लास्ट अपने साल सब व्यतीत की। तो इस तरह से इनकी एक लाइफ स्टोरी, बहुत कुछ इनके जानने को है। बहुत सारे कार्टून्स है। मालगुडी डेज आपको मालूम होगा, मालगुडी डेज देखा भी होगा। तो वो उनके भाई आर के नारायण की लिखी हुई स्टोरीज है मालगुडी डेज, और उनमें सारे स्केच आर के लक्ष्मण ने ही बनाए हुए है। और जो एक मूवी आई थी गाइड करके, पुरानी मूवी, तो गाइड की स्टोरी भी उनके भाई थे आर के नारायण, वो भी बहुत ही फेमस और अच्छे राइटर हैं इंग्लिश के, तो उन्होंने लिखी थी गाइड की स्टोरी भी। मिस्टर एंड मिसेस 55 नाम की पुरानी फिल्म थी, उसमें कार्टून्स भी सर आर के लक्ष्मण ने बनाए थे। इस तरह की बहुत सारी उनकी उपलब्धियां, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत ही सबकी चाहना मिली थी उनको। इस तरह के ये व्यक्ति थे। तो उनके कुछ हम नजर डालेंगे, कुछ उनके कार्टून्स पर। पलक मैम, आप शेयर करेंगे? यस मैडम। हाँ,
राजनीति में देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका जो समय आया था, वो सबके समय के उन्होंने पेंटिंग्स बनाए। जब वो जॉब करते थे तब उन्होंने बाल ठाकरे के साथ भी काम किया था। बाल ठाकरे पहले कार्टूनिस्ट थे। सर आर के लक्ष्मण। ये गांधी जी का स्केच है, कार्टून। ये उनके दुर्लभ सब कार्टून देखिए। जवाहरलाल नेहरू का वो हमेशा बिना टोपी के बनाते थे। जब उनको पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि आप मेरे कार्टून बिना टोपी के ही क्यों बनाते थे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप टोपी में तो अच्छे दिखते हो पर बिना टोपी के और ज्यादा अच्छे दिखते हो। तो वो उनके कार्टून बिना टोपी के ही बनाते थे। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी का भी वो टिपिकल नोज लंबा और इस तरह से कार्टून बनाए हुए हैं। उनके कार्टून बनाना सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है। राजीव गांधी। ये भी राजीव गांधी। ये सारे कार्टून्स में क्या था कि ऊपर जो वो हेडिंग लिखते थे ना, वो बहुत ही इफेक्टिव होता था। तो ये कभी आपको टाइम मिले तो जरूर सर्च करके सारे कार्टून्स वो आप उसको देखिए और पढ़िए। उनकी व्यंग लैंग्वेज। वाजपेयी। सारे राजनीतिक नेता हो गए। चैन सिंह। देखिए कार्टून फेस में भी कितना मालूम हमें पड़ जाता है कि ये यही व्यक्ति है। वो सिर्फ राजनीतिक कार्टून नहीं, वो जो कहीं घूमने जाते थे तो भी स्केच जो बनाते थे, उनकी उन्होंने ये बुक छपवाई थी, रैंडम स्केचेस। उन्होंने जो घूमने गए थे वहाँ के सब नेचुरल सीन वगैरह जगहों के भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्राइंग्स स्केचेस बनाए थे। ये जो पुणे के म्यूजियम में है उनका कॉमन मैन का पुतला। ये कॉमन मैन वाले सब कार्टून्स बजट का बोझा उठाए हुए है। कॉमन मैन, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज का जो स्टार्टिंग म्यूजिक आता है वो भी अच्छा होता है। ये हमारे स्टैम्प में भी कॉमन मैन आ गए। उनको जो शौक था ये सब अलग अलग तरह के पत्थर, वो सब ये उनके अलग वाले शौक है जो लोगों को मालूम नहीं होते। तो ये अलग अलग तरीके के पत्थर वो सब इकट्ठा करने का उनको एक शौक था। और क्रो के पिक्चर बनाने का उनको बहुत शौक था। कौवा उनको पसंद था। कॉमन मैन के कंधे पे भी कौवा हाथ पे आके बैठता है, इस तरह का कार्टून में होता है। तो कौवा उनको बनाने को अच्छा लगता था। और एक गणपति बनाना भी उनको बहुत अच्छा लगता था। उनकी जब तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब स्ट्रोक आया हुआ था। और स्ट्रोक आने के कुछ ही घंटे बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि क्या आप स्केच बनाएंगे। उनको पेन और कागज दिया गया तो उन्होंने बोला हाँ जरूर। और इतना उनका माइंड एक्टिव था कि उस टाइम भी उन्होंने गणपति का स्केच बना के डॉक्टर को दिखाया कि लीजिए ये मैंने किया है। 90 के आसपास एज रहेगी तब उनकी। ठीक है, तो अब हमारा काम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज एंड नोज।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज एंड नोज के ड्राइंग आज हम बनाएंगे, जो आप अपने HB पेंसिल से भी कर सकते हैं, 2B से भी कर सकते हैं, लेकिन HB से अच्छा ही रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी रेगुलर HB पेंसिल होती है, उससे आप कर सकते हैं। अभी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा सर, तो सबको दिखे। किस नाम से करनी है मैम? ड्राइंग वाला हो गया मैम। हाँ, तो इस तरह से ये सारे हमें आज बनाने हैं। 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ी है तो ठीक है, वरना ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि एक ये सर्कल बना दिया आइस के अंदर का, की का। दूसरा स्टेप आएगा, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया। और तीसरा स्टेप आएगा, ये अंदर का सर्कल डार्क कर देना है और थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर पे शेडिंग। तो अब इसको मैं आई इसमें रखती हूँ, तो एक बड़ा बनाते हैं हम। इसके ऊपर से इस तरह से सेक लेना है। इसको छूते हुए ही, सर्कल को छूते हुए ही आईज, ये वाली आईज मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से अच्छे से सेक देना है और बीच में ये सर्कल बना देंगे, ये ठीक रहेगा। और हल्का सा लाइट शेडिंग पहले करेंगे आसपास। और यहाँ पे डार्क शेडिंग करेंगे। इतना किया, उसके बाद
ये देखिए कि किस तरह से करना है। सीधा सीधा नहीं होगा, इस तरह से कर्व में होगा। इतनी लाइन डार्क है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है। अब ये जो है इस तरह से शेडिंग देना है यहाँ पे, स्लैंटिंग एकदम हल्के हाथ से। और ये शेडिंग भी हल्के हाथ से देख लीजिए पहले। आराम से करिए, धीरे धीरे। इस तरह से होगा। और यहाँ पे कुछ हल्का सा शेडिंग। ठीक है, ये समझ में आया? इसको मैं निकाल देती हूँ, इसके लिए आपको कंफ्यूजन होगा। मैम थोड़ी सी पास में कर लीजिए आप ड्राइंग बुक, ऊपर थोड़ी। ठीक है, इतना हो जाए तो बोलिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। मैम मैंने बनाई देखिए। हाँ, दिखाइए। ओके मैम, थैंक यू। सर उनका स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी मैम। किसका है ये? मैम आयुषी जैन। हाँ, दिखाइए। ठीक है, बस ज्यादा डार्क मत करिएगा, बाकी बराबर। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और आगे जाते हैं। ये वाली आईडी आप पहले ठीक से देखिएगा।
इस तरह से पहले करना है। दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है? मैम थोड़ी डार्क ड्रॉ करिए आप, तो थोड़ा ज्यादा। ओके ओके, हाँ हाँ श्योर। ठीक है, ओके मैम। हाँ पहले ये शेप देना है, फिर देख लीजिए पहले ये वाली। इस तरह से दर्द कर रही है। इस तरह से हल्का सा यहाँ पे इस तरह से शेडिंग देना है। ऐसे आएगी ये आई। ना होने के बाद हल्की सी लाइन से ऐसे शेप दे दीजिए पहले, और बस इतना ही, और शेडिंग इस शेप में करना है। ठीक है, इस तरह से शेडिंग हो गया। उसके बाद ये बहुत ध्यान से बनाइएगा तो देखिएगा। यहाँ पे शेडिंग जो रह गया वो पहले एकदम से लाइट अंदर, शायद मेरा आपको डार्क दिखेगा पर आपको लाइट ही करना है। और इतने पार्ट में थोड़ा और डार्क। इस तरह से हो गई। इसके बाद नीचे शेडिंग है, और यहाँ से ऐसे जाते जाते नीचे से छोड़ देंगे। ये पूरी इस तरह से होगी।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया। यस मैम, हो गया। हाँ, अब जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, बड़ी सी आई है, देख लीजिएगा पहले। इस तरह से एक सर्कल यहाँ और एक छोटा सर्कल यहाँ पे बनाना है। सर्कल ब्लैक करना है, इसको व्हाइट छोड़ना है। और यहाँ पे शेडिंग शेडिंग देना है। बॉर्डर पे हल्का सा डार्क शेडिंग। इस तरह से यहाँ लाइन बनेगी और ऊपर इस तरह से शेडिंग करना है। अब यहाँ पे आईब्रो के लिए पहले हल्का सा शेप दे दीजिए। अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो भी चलेगा।
लीजिए इस तरह से स्लैंडिंग करते हुए। मैम हाँ, आईब्रो एक बार फिर से बता दीजिए। आईब्रो का थोड़ा ये शेप नहीं आ रहा जैसा आपका है। पहले आप है ना पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इस तरह से, या नीचे दिखा रही हूँ मैं फिर से। जी इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से शेप दे लीजिए। समझ में आया? जी जी मैम। हाँ, और उसके बाद इसमें इस तरह से करते जाइए पूरा। बस ऐसे ही करना है लास्ट तक। ठीक है, जी जी तो हो जाएगा। देखिए मैम हाँ 2-3 दिन। हाँ, श्रुति जी। नीरज सर इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, राइट, अच्छा है। जी मैम। ये इस तरह से आप पहले सीख लीजिए, बाद में आप उसको 2B 4B या 6B से भी ट्राई कर सकते हैं। जी मैम जी। मैम मेरा देखिए हाँ आयुषजन। हाँ, दिखाइए आयुष जी। ओके, मैम बराबर, मेरा देखिए राइट। कीर्ति मोदी। थैंक यू मैम। हाँ ओके है, खाली आईब्रो थोड़ी सी मोटी बनाइए, एकदम जो पतली लग रही है ना वो है मोटी थोड़ी, और क्या मैम? ज्यादा हाँ मैम मेरी देख लीजिए साक्षी ताम्रकार। हाँ, अच्छा बनाया है। हाँ, कौन है ये, किसका है? साक्षी। हाँ साक्षी जी, अच्छा है, गुड। मैम देखिए यस, राइट, ओके। चलिए, सब अच्छा बना रहे हैं। मैम हाँ ये ऋचा जैन। हाँ जी, बच्चे दिखाइए। मैम प्रियंका जैन। नहीं, बराबर है, राइट है। हाँ, आप ऊपर का वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, और वो थोड़ा सा ठीक करिए, बाकी ठीक है। ठीक है।
हाँ, ये जो हमने आईब्रो के का शेप ड्रॉ किया ना, वो दिखे नहीं ना, इस हिसाब से अंदर का शेडिंग कर दीजिए डार्क हाँ। थोड़ा। यस मैम। हाँ, और आपने वो व्हाइट वाली जगह नहीं छोड़ी है, बड़ी जो आई है इसमें व्हाइट हाँ थोड़ा, हाँ है ना, वो कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, और किसी को दिखाना है या आगे कराऊं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा सब में। इस तरह से जो इसके आईब्रो है थोड़ी सी ऊपर लेनी है, और इसका शेप थोड़ा और डिफरेंट है। देखिए देखिए आप लोग, यहाँ से थोड़ा ऐसे करके यहाँ से थोड़ा ऊपर है बस। और इसको अंदर से डार्क कर दीजिए। सिंपली डार्क करना है इसमें। इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग। ये ऐसे बन जाएगी। हो गया ये सबका? मैम हाँ ज्योति जन देखिए। हाँ ज्योति जी,
जी। हाँ हाँ, ओके, बराबर। मैम ये शेडिंग ठीक आ गई, ये वाली ठीक है, क्या? ऊपर वाला ठीक है, आईब्रो ठीक आ गई क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा पीछे रखिए, आगे से एकदम ब्लर हो जाता है। जी मैम, हम्म, जी जी। ठीक है। थोड़ी कर्व ज्यादा कर दी है, वो आगे से ही थोड़ी उसको शेप देना है, इतना ही बस, ज्यादा जी राउंड मैम, नहीं देना। हाँ, जी जी मैम। ठीक है। मैम मेरा देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि ये शेप सही नहीं है मैम। ये देखिए, ये आई का शेप मैम। हाँ जी। नहीं, सही है, खाली हाँ वो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बस ये इसमें थोड़ा सा सबका डिफरेंस आया है, बाकी तो सही है। इसमें तो लाइट अंदर करना है और बॉर्डर पे हल्का सा कोने कोने पे डार्क करना है बस। ओके मैम, थैंक यू। और ये पूरी शेडिंग भी करिएगा, बाकी ना रहे। नीरज सर, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, तो ये वाला और ये नीचे, किसी का बाकी न रहे, इस हिसाब से पूरा शेडिंग करिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब जो है वो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे से जाके ऊपर लेनी है आई को, नीचे से ऐसे शेप देके इस तरह से। और यहाँ से राउंड करके ठीक है, इस तरह से लेके ऊपर जाना है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो नीचे। ये राउंड यहाँ निकाल देती हूँ मैं, बस इतना रखना है। उसके बाद यहाँ पे राउंड यहाँ पे आएगा इस तरह से, ऐसे दिखेगा। इतना करिए पहले। ठीक है, उसके बाद
मैम आपका दिख नहीं रहा। सॉरी, ठीक है अभी। हाँ तो मैम। इस तरह से उसकी आईब्रो आएगी ऊपर। ये जो है यहाँ से हमें यहाँ से ऐसे ऊपर लेना है और ये डार्क बनाना है इसको। और आगे किया उस तरह से हल्का सा यहाँ ऊपर शेडिंग लेंगे। ये अच्छे से करिए, शेप इसका छोटी चीज है पर इफेक्टिव है। नेचुरल लगे उस तरह से करिए, सीधी सीधे लाइंस मत बना दीजिएगा। बस इतना है इसमें। हाँ, और आई में पूरा करना। कंप्लीट हो गई।